हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग एप्लीकेशन डिफरेंशिएशन का कैसे फिजिक्स में करेंगे, स्लोप क्या होता है, सेकंड डेरिवेटिव निकाल करके मैक्सिमम मिनिमा का कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें इसी टॉपिक में डिस्कस करेंगे। डिफरेंशिएशन करना मैंने आपको पहले से सिखा दिया है कि कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, चलिए आज अपने बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। मुझे बेटा 20 साल पढ़ाते हुए हो गया। मेरा नाम आर.के. सिंह है और हजरतगंज लखनऊ में मेरी कोचिंग है नीट गुरु के नाम से, जहाँ पे जेई और नीट वाले बच्चों को प्रिपरेशन कराते हैं। चलिए अब आगे आते हैं अपने टॉपिक पे। हम लोग आज हम लोगों को डेरिवेशन या डेरिवेटिव का एप्लीकेशन करना है। तो इससे पहले मैं आपको एक टॉपिक स्लोप बताता हूँ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्लोप क्या होता है? स्लोप बेसिकली किसी भी लाइन का एक्स एक्सिस से डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। जैसे आपने पढ़ा होगा, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। सपोज के लिए ये कोई लाइन ड्रॉ की गई है, तो एक्स एक्सिस ये एंगल जो है, इस एंगल को कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। यहाँ मैं लिख रहा हूँ एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। और देखिए मान लीजिए दूसरा मैं फिगर ड्रॉ कर दूँ, ये है, यहाँ एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बताइए। एक चीज़ ध्यान रखना, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन निकालने के लिए बेटा कोई भी जैसे ये लाइन है तो एक्स एक्सिस के नीचे का ये पार्ट है इतना, इसको आप छोड़ दीजिए, सिर्फ इस पार्ट को देखिए, एक्स एक्सिस को ऊपर का पार्ट, और एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल ये ऊपर का पार्ट बना रहा हो उसी एंगल को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। जैसे यहाँ देखिए एक्स एक्सिस के नीचे का ये पार्ट है, इसको छोड़ दीजिए आप, ये पार्ट इतना देखिए सिर्फ, और ये जो एक्स एक्सिस एंगल है ये, इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और देखिए जैसे मान लीजिए ये है, लाइन ऐसे दे रखी है, अब यहाँ देखिए एक्स एक्सिस के ऊपर का पार्ट ये है, तो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये थीटा हो गया आपको, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो गया। या मान लीजिए ऐसे दिया हुआ ये, यहाँ पे देखिए ये एक्स एक्सिस के ऊपर का पार्ट है, तो यहाँ जो ये एंगल बना इसको कहेंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, तो बेसिकली ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ये है थीटा, और इसी थीटा का अगर हम टेन ले लें, टेन थीटा, तो इसी को हम कहते हैं स्लोप या ग्रेडियंट। स्लोप को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, एम इक्वल टू टेन थीटा। बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए, एम इक्वल टू टेन थीटा वेर थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या बताया आपका बेटा कि एक्स एक्सिस लाइन के का एक्स एक्सिस के ऊपर का पार्ट एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल फ्रेम कर रहा है, जो एंगल बना रहा है, उसी एंगल को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। देखिए चार सिचुएशन मैंने ड्रॉ कर दिया, जहाँ से एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को देख सकते हैं, और उसी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का अगर मैं टेन ले लूँ तो एम इक्वल टू टेन थीटा, ये आपका हो जाएगा स्लोप। इसको ग्रेडियंट भी कहते हैं, ग्रेडियंट। ठीक है, या स्लोप, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड हम लोग यही यूज़ करेंगे, स्लोप। अब देखिए m इक्वल टू टेन थीटा बेसिक फार्मूला सबसे पहला। अब यहाँ से आपको टेन के बारे में पता है कि अगर थीटा की वैल्यूज मान लीजिए 0 हो जाए, सपोज कर लिए थीटा 0 हो जाए, 0 डिग्री, तो m कितना हो जाएगा आपका? टेन 0 इक्वल टू 0, मतलब उसका स्लोप क्या हो गया? 0। स्लोप 0 होने का मतलब ऐसी कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये, तो इसका स्लोप क्या होगा? 0। तो याद रखना आपको, एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस इटसेल्फ हैव स्लोप 0। एक्स एक्सिस और उसके पैरेलल कोई भी लाइन है तो इसका स्लोप हमेशा क्या होता है? 0 होता है, याद रखेंगे आप। अब ये अगर मान लीजिए थीटा की वैल्यू एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल का मतलब लेस देन 90 डिग्री, तो टेन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको क्या होता है? पॉजिटिव, तो इसका मतलब स्लोप की वैल्यूज क्या हो गई? पॉजिटिव। तो m की वैल्यूज ग्रेटर देन 0 हो सकती है। अगर थीटा मान लीजिए आप टूज एंगल है, मतलब ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180, तो सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा आपको पता है क्या होता है? नेगेटिव। तो इसका मतलब स्लोप क्या हो सकता है? नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। और अगर मान लीजिए थीटा आपका 90, मान लीजिए ऐसे वो है, एक्स एक्सिस आपका वाई एक्सिस है, अब वाई एक्सिस के पैरेलल मान लीजिए कोई लाइन है, और ये थीटा इंक्लिनेशन इसका क्या है? 90 डिग्री, तो उस केस में इसका स्लोप क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव। तो m की वैल्यूज आ गई इस केस में इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड, इसको कहते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है,
तो वाई एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा इन्फानाइट, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है तो उसका स्लोप हो जाएगा 0। बाकी अगर थीटा की वैल्यूज जो एक्यूट एंगल है तो स्लोप पॉजिटिव होगा, और थीटा अगर ऑब्टूज एंगल है तो स्लोप क्या होगा नेगेटिव होगा। इस फॉर्मूले से आप समझ सकते हैं। और थोड़ा सा इसके बारे में आते हैं, देखिए सीखते हैं। m इक्वल टू टेन थीटा, बेसिक फॉर्मूला आपका आया m इक्वल टू टेन थीटा। ये फॉर्मूला तब आप यूज़ करेंगे जब आपके पास एंगल ऑफ इंक्लिनेशन गिवन हो। जरूरी नहीं कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमेशा दिया हुआ हो। दूसरा तरीका देखिए कैसे, मान लीजिए ये आपका, ठीक है, ये मान लीजिए लाइन है, इसका मेरे को स्लोप चाहिए, और ये थीटा अगर मान लीजिए दिया हुआ होता तब तो स्लोप निकाल लेते इसका, इस लाइन का। लेकिन मान लीजिए स्लोप थीटा नहीं दिया, इस पर 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, एक पॉइंट P है और दूसरा पॉइंट मान लीजिए इसका Q है, ठीक है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लीजिए आपको दिया हुआ है x2 y2, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लीजिए आपको दिया हुआ है P का x1 y1, ठीक है। अब इससे यहाँ एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कर दिए दोनों पॉइंट से परपेंडिकुलर, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी x1 और ये वाली कितनी हो जाएगी x2। तो ये बीच का कितना हो जाएगा बेटा x2 माइनस x1, ओके। इस लाइन से यहाँ y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए इस पॉइंट से और यहाँ पे, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी y1, और ये टोटल कितना हो जाएगा आपका y2। यहाँ पे ड्रॉ कर दिए परपेंडिकुलर, तो ये आपका जो डिस्टेंस होगा, देखिए ये वाला y1 है तो ये भी आपका y1 होगा, और ये टोटल आपका क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। ये बीच का y2 माइनस y1, ये देखिए ये आपका y1 और ये टोटल आपका हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक y2, और ये आपका y2 माइनस y1। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, इसको हम क्या कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये थीटा हो गया, तो यहाँ से देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो हमें स्लोप चाहिए m इक्वल टू टेन थीटा। तो यहाँ जब टेन थीटा इस ट्रायंगल में लेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है आपका y2 माइनस y1 और बेस कितना है x2 माइनस x1। तो इसका मतलब यहाँ पे स्लोप का जो फॉर्मूला आया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। या इसको हम कह सकते हैं चेंज इन y कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन x कोऑर्डिनेट, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो स्लोप निकालने का ये दूसरा फॉर्मूला, जब आपको लाइन पे 2 पॉइंट्स दे रखे हो। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है, वेरिएबल नहीं होता है, जो भी होगा वो फिक्स होगा, ठीक है। तो स्लोप निकालने के लिए 2 फॉर्मूले हो गए, m इक्वल टू टेन थीटा और दूसरा हो गया y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, ठीक। तीसरा देखिए डिफरेंशिएशन का यूज़। मान लीजिए आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, ये 2x प्लस 3y इक्वल टू मान लीजिए 4 दिया हुआ है, और आपको पता है कि ये स्ट्रेट लाइन, इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। एवरी लीनियर इक्वेशन विथ 1 or 2 वेरिएबल ऑलवेज रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, 2 x और y। अगर मैं आपसे कह दूँ, इसका मतलब अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँगा तो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। अगर मैं आपसे कह दूँ कि इसका स्लोप बताइए क्या होगा इस स्ट्रेट लाइन का, तो देखिए डिफरेंशिएशन के मेथड से मैं बता रहा हूँ इसको मैं लिख सकता हूँ 3y इक्वल टू 4 माइनस 2x, या y इक्वल टू इसको लिख सकता हूँ। एक तो तरीका 10th क्लास का स्टैंडर्ड का क्या था, इसको y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में चेंज कर लिए, y इक्वल टू mx प्लस सी। तो x का जो कोफिशिएंट होगा वही तो स्लोप होगा, इसको चेंज करिए। तो y इक्वल टू आपका हो गया 4 अपान 3 माइनस 2 अपान 3x। तो स्लोप देखिए कितना आएगा, x का कोफिशिएंट ये है, इसका मतलब स्लोप आपका आ गया यहाँ से -2/3x। दूसरा तरीका डिफरेंशिएशन का यूज़ देखिए कैसे करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन, इसको आप थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो आप इसको लिख सकते हैं 3y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x। यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3 माइनस 2x/3। अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए dy/dx तो क्या आएगा, डिफरेंशिएशन आपको सिखा चुके हैं बेटा। 4/3 कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, और x का क्या होता है 1, तो यहाँ आ गया -2/3। तो देखिए यहाँ से स्लोप आपका -2/3, और यहाँ पे सॉरी यहाँ x का कोफिशिएंट खाली लिखना था -2/3। तो अगर डिफरेंशिएट करते हैं तब भी आपको स्लोप मिल जाएगा, y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तब भी आएगा,
ये तरीके हो गए। इसका मतलब ये हुआ सिंपल m इक्वल टू टेन थीटा लिखें या dy बाई डी एक्स लिखें या फिर हम ये लिखें y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। ये फॉर्मूले आप, इसका मतलब सिंपल याद रखेंगे आप कि जो dy बाई डी एक्स है दैट रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ अ लाइन। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और बेसिक ये चीज़ें याद होनी चाहिए, बाकी तो आपको समझना था। और 2-3 चीज़ें इसमें मैं आपको ऐड करता हूँ। देखो बेटा, मान लीजिए आपके पास आ गया m इक्वल टू टेन थीटा और ये आपका आ गया y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। दूसरी चीज़ और देखिए, अगर अब इसको थोड़ा सा फिजिक्स से लिंक करते हैं हम लोग। ठीक है, मान लीजिए आपको लखनऊ से गोरखपुर आपको जाना है। सपोज कर लिए आप बाइक से जा रहे हैं। किससे जा रहे हैं? बाइक से। और यहाँ लखनऊ से गोरखपुर की डिस्टेंस मान लेते हैं हम लोग 100 किलोमीटर है। ठीक है, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में आपसे बाइक को, मान लीजिए यहाँ से आपने 8 बजे 8 AM पे चले और सपोज कर लिए यहाँ 10 AM पे आप पहुँच गए। 10 AM तो कितना टाइम लगा आपको? 2 घंटे। 8 से 10 कितने किलोमीटर आपने डिस्टेंस कवर करी? 100 किलोमीटर। तो आपसे अगर पूछ दिया जाए कि इसकी बाइक की एवरेज स्पीड क्या होगी तो कैसे निकालेंगे? एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम या टाइम इंटरवल, टोटल टाइम। ठीक है, ये हो गया टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस देखिए कितना, 100 किलोमीटर और टोटल टाइम कितना, 2 आवर। तो ये कितना हो गया? 50 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं आपसे कह दूं कि क्या आप क्या इससे ये आइडिया लगा सकते हैं कि आपने बाइक से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड क्या कंटिन्यू रखी होगी 8 से 10? मान लीजिए आपसे मैं पूछ दूँ कि 9 बजे बताओ स्पीड क्या होगी, तो क्या आप बता सकते हैं यहाँ से ये क्या 50 किलोमीटर पर आवर होगी? नहीं, क्योंकि हो सकता है कि 9 बजे आप 2 मिनट के लिए रुके हो। एवरेज का मतलब वो ये होता है टोटल हमें डिस्टेंस कितना कवर किया और टोटल टाइम। हो सकता है कि कभी स्पीड हमारी 100 रही हो सकता है कभी हम बीच में रुके हो, कहीं ट्रैफिक जाम रहा हो सकता है रुकना पड़ा हो, तो बहुत सारी सिचुएशन होती है। इसका मतलब मैं एवरेज तो बता सकता हूँ क्योंकि टाइम इंटरवल अपना कितना है 2 आवर्स का। एवरेज तो बता सकता हूँ कि कितना है, बट अगर एग्जैक्टली मुझे पूछा जाए 9 बजे तो इस डेटा से हम नहीं बता सकते कि 9 बजे क्या बाइक की स्पीड रही होगी। और देखिए थोड़ा सा चेंज करते हैं इसी क्वेश्चन को। अगर मान लीजिए ये सेम यही डिस्टेंस रखता हूँ कैलकुलेशन के लिए आपको। मान लीजिए आप 100 किलोमीटर था, सपोज कर लिए यहाँ से 8 बजे चले 8 AM पे और यहाँ पहुँच गए 8:30 पे, तो एवरेज क्या निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। टोटल टाइम कितना लगा? हाफ आवर। तो एवरेज स्पीड जो होगा, एवरेज स्पीड 100 अपॉन 1/2 आवर, तो कितना हो गया आपका 200 किलोमीटर पर आवर। क्या 8 बजे अगर या 8:10 में पूछें स्पीड क्या होगी तो बता सकता हूँ? नहीं बता सकता हूँ इसमें भी। लेकिन अगर मान लीजिए मैं 8 बजे यहाँ चला यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में सपोज कर लीजिए मैं टाइम को कम कर रहा हूँ। पहले मैं 2 घंटे लिया था, फिर यहाँ आधे घंटे हो गए। मान लीजिए यहाँ पे 8:10 पहुँच गए। अभी क्या एवरेज निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप मैं आपसे पूछूँ 8:01 में क्या स्पीड है, नहीं बता सकते हैं। मान लीजिए यही सेम टाइम को मैं कम रिड्यूस कर रहा हूँ। अब 8 बजे से 8:01 में मान लीजिए आप पहुँच गए। सपोज कर लिया आपने 10 मीटर रख ले रहा हूँ, 10 मीटर आपने कवर किया। एग्जैक्टली अगर मैं आपसे पूछूं
ये टाइम इंटरवल कितना है 1 सेकेंड का, इसका मतलब 1 सेकेंड में आपने कितनी डिस्टेंस कवर करी 10 मीटर। तो इसका मतलब यहाँ पे जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड वो 10 मीटर अपॉन टाइम कितना है 1 सेकेंड, इसका मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, इसमें आप कह सकते हैं कि आप जैसे चले हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, जिसमें आप बता सकते हैं कि हाँ 8 बजे जब चले हैं 1 ही सेकेंड का टाइम है, तो अगर टाइम को मैं रिड्यूस करता जाऊँ, डेल्टा टी टेंस टू 0 कर दूँ, डेल्टा टी टेंस टू 0। अभी तक ये जो एवरेज था बेसिकली ये कैसे निकाला गया आपका, एवरेज स्पीड का मतलब था एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस या डेल्टा एस अपॉन टोटल टाइम इंटरवल डेल्टा टी। अगर इस डेल्टा टी को मैं टेंस टू 0 कर दूँ, इफ डेल्टा टी टेंस टू 0, इस डेटा से देखिए बेटा, अगर मैं इफ डेल्टा टी टेंस टू 0, तो उस केस में यही एवरेज आपका क्या बन जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड that is limit delta t tends to 0 delta s upon delta t। तो अब इसको इस तरह से, इसका मतलब जो एवरेज स्पीड था वही किस में कन्वर्ट हो गया, इंस्टेंटेनियस स्पीड में। कब, when डेल्टा टी टेंस टू 0, दैट मीन्स टाइम इंटरवल लगभग क्या हो 0 हो, उस केस में ये एवरेज इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका हो गया। और इसको ऐसे न लिख करके हम लोग कैसे लिखते हैं, डी एस अपॉन डी टी। डी एस अपॉन डी टी आप समझ गए होंगे, रेट चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम या टाइम इंटरवल, ठीक है। और यही आपका डिफरेंशिएशन होता था डी एस बाई डी टी। क्लियर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी एस बाई डी टी, सपोज कर लीजिए अगर मान लीजिए ये ग्राफ दिया हो, ये स्ट्रेट लाइन की बात होगी, मान लीजिए कोई कर्व दिया हो, ठीक है। इस कर्व पे अब 2 पॉइंट्स लिए हो, ए और ये आपका बी, ठीक। इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए आपका, सपोज कर लेते हैं ये डिस्प्लेसमेंट है और ये आपका टाइम है एक्स एक्सिस पे, या भी एक्स वाई लिख लेते हैं, चलिए एक्स वाई लिख लेते हैं, अभी बाद में इसको चेंज कर लेंगे। यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और इसका आपका क्या है x2 y2। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूँ तो एक कार्ड बनी, इस कार्ड का स्लोप निकालना हो तो क्या बता सकते हैं, स्लोप ऑफ कार्ड, स्लोप ऑफ कार्ड ए बी क्या लिखेंगे, अभी आपको फॉर्मूला बताया, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो इसका स्लोप हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये दोनों पॉइंट्स दूर दूर हैं, इसी को हम क्या कहेंगे, एवरेज। और अगर ये y एक्सिस पे मान लीजिए डिस्टेंस दिया हो और x एक्सिस पे सपोज के लिए टाइम दिया हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, तो ये ही आपका स्लोप क्या दे देगा, एवरेज स्पीड। ये आपका हो जाएगा s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। दिस इज द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। लेकिन अगर मान लीजिए, चलिए ये इस कोऑर्डिनेट को x1 y1 जो लिखा हुआ है, एक और फिगर में ड्रॉ कर दे रहा हूँ इसी के पैरेलल, सेम फिगर का। ये आपका s है डिस्टेंस, ये आपका टाइम है, सेम पॉइंट A। अब इस केस में कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, देखो बेटा ये पहला है तो पहले x कोऑर्डिनेट लिखेंगे आप, तो x कोऑर्डिनेट क्या है t1 मान लो, और ये हो गया आपका s1। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट b पॉइंट का क्या लिखेंगे, t2 कामा s2। यहाँ पे अगर इसको मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, इस कार्ड का स्लोप तो यही होगा। लेकिन अगर इस b पॉइंट को मैं इस कर्व पे मूव कराऊँ और धीरे धीरे इसको नज़दीक ले आऊँ, नज़दीक लाने पे क्या चीज़ होगा, ये देखिए अभी तक ये तो फिक्स है आपका, ये x जो है आपका, ये x कोऑर्डिनेट का मतलब t, यहाँ पे t की वैल्यूज़ क्या होगी, ये पॉइंट यहाँ था तो ये t था, पॉइंट मूव करके यहाँ आ गया तो अब t ये हो गया आपका, रिड्यूस हो गया, t कम हो गया। इसको और नज़दीक ले आऊँ यहाँ तो t और छोटा हो जाएगा, और अगर t को यहाँ नज़दीक ले आ दूँ तो इसका मतलब ये जो कार्ड है वो इस पर टेंजेंट हो जाएगी, ठीक।
इस टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा। इट मीन्स इफ डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो, इफ डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो, देखिए यहाँ इसको नज़दीक किया तो ये डिस्टेंस, ये दोनों पॉइंट क्लोज हैं, क्लोज है तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा टी क्या होगा, स्मॉल हो गया, और वाई कोऑर्डिनेट भी क्या हो गया, ये भी आपका छोटा हो गया, मतलब डेल्टा एस। तो उसी केस में हम डेल्टा टी और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, कब, जब इसको लिखते हैं ऐसे, लैंग्वेज लिखने का तरीका ये है, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। इसका मतलब ये हो गया कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टेंजेंट और बी का पॉइंट लगभग क्या हो गए, कोइंसाइड करके, ये अगर मूव करके इसके नज़दीक आ गया, जब ये यहाँ नज़दीक आया इसके बी के ए के क्लोज, तो ये जो टाइम इंटरवल था ये भी स्मॉल हो गया, और ये आपका डेल्टा एस भी क्या हो गया, स्मॉल हो गया। तो उस केस में ये कार्ड ना रह करके ये क्या बन गई, टेंजेंट बन गई। इसका मतलब दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और इस केस में हर पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा उसके स्लोप क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो ध्यान रखिएगा, स्ट्रेट लाइन के तो स्लोप कांस्टेंट होते हैं, बट कर्व के हर पॉइंट पे स्लोप क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इस पॉइंट का ये आपका, इसको हम ऐसे शार्ट में लिख सकते हैं, देखिए डी एस बाई डी टी, और यही हमें इंस्टेंटेनियस आपका स्पीड देता है। इसके पहले एवरेज स्पीड था, एंड एवरेज स्पीड इज कन्वर्टेड इनटू इंस्टेंटेनियस स्पीड व्हेन डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो। ओके, देखो बेटा यहाँ अब आपको ये समझ में आ गया कि अगर मान लीजिए, थोड़ा सा इस ग्राफ को और मैं बनाता हूँ, सपोज कर लो कि अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हो मान लो, ठीक, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालूं, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, इस पे जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट मान लीजिए हमने ड्रॉ किया इस पॉइंट पर, ए पर, तो ये अगर इस कर्व को डिफरेंशिएट करूं, वही हमें क्या देगा, देखिए यहाँ से डी वी बाई डी टी। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये हुआ लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो डेल्टा वी अपान डेल्टा टी, ठीक है। इस और ये आप जानते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी अपान चेंज इन टाइम क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। और अगर डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो है तो इसको क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अगर डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो नहीं है तो क्या बोलेंगे उसको, एवरेज एक्सेलरेशन। हालांकि डिफरेंशिएशन की हेल्प से हम लोग क्या निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये तो रहा इसका ग्राफ से इसकी मीनिंग। अब इसमें कुछ एक दो चीज़ें और सीखते हैं। किसी भी फंक्शन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, इसकी ज़रूरत पड़ेगी मैक्सिमा मिनिमा, इसी को कहते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये फिजिक्स में ज़रूरत पड़ेगी। देखो यहाँ बेटा, जैसे y इक्वल टू, मैं क्वेश्चन लिख लूँ 3x² माइनस 12x प्लस 9। आपसे पूछ जाए फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन y। इस y की वैल्यूज़ बतानी है कि मैक्सिमम और मिनिमम क्या होगी। इसका तरीका क्या होता है ये ध्यान देना आपको। सबसे पहले आप dy बाई डी एक्स निकालिए, कितना आएगा इसका 6x माइनस 12, ठीक है। उसके बाद कुछ इसके रूल्स हैं, आप ध्यान रखेंगे, अभी इसको मैं नोट करा दे रहा हूँ। उसके बाद इस dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 पुट कर दिए, पुट, या इसको ऐसे लिख लिए फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो इसको जब 0 करेंगे आप, दैट मीन्स 6x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आएगा आपका 2, ठीक, x इक्वल टू 2 आ गया। अब इस पॉइंट, इस वैल्यूज पे कुछ क्वेश्चन जो है लग रहा है 12 6 2, चलिए ठीक है। अब x इक्वल टू 2 पे चेक करिए सेकेंड डेरिवेटिव। अब चेक करने के लिए मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा,
इसके लिए आप सेकेंड डेरिवेटिव निकालिए। सेकेंड डेरिवेटिव आप निकालेंगे तो इसका होगा d2y डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6। देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन। अब एक चीज़ ये बताइए, सेकेंड डेरिवेटिव क्या आया, पॉजिटिव आया नेगेटिव आया? इसके न्यूमेरिकल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हमें ये देखना है कि पॉजिटिव आया नेगेटिव आया। और अगर ये पॉजिटिव आया सेकेंड डेरिवेटिव, इसका मतलब क्या होगा, मिनिमा, ये कंडीशन है। और अगर ये नेगेटिव आता तो इसका मतलब होता मैक्सिमा। तो रूल क्या है इसको समझिए आप। सबसे पहले पहला पॉइंट लिखिए, पुट फर्स्ट फाइंड dy बाई डी एक्स। सेकेंड पॉइंट में लिखिए पुट dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड फाइंड x। जैसे मान लिए ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था तो हमने डिफरेंशिएट किया तो लीनियर इक्वेशन आ गया, तो इसको इक्वल टू 0 किया तो एक ही वैल्यूज आई। मान लीजिए ये क्यूबिक इक्वेशन रहा होता तो इसको हम डिफरेंशिएट करते तो क्या आता, क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक इक्वल टू 0 करते तो x की 2 वैल्यूज आती। फिर हमें चेक करना पड़ता कि सेकेंड डेरिवेटिव इस x की कौन सी वैल्यूज पे पॉजिटिव आ रहा है और कौन सी वैल्यूज पे नेगेटिव आ रहा है। तो देखिए यहाँ फाइंड x, तीसरे पॉइंट में फाइंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स सेकेंड डेरिवेटिव। उसके बाद d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू, ये जो वैल्यूज आई है x की, मान लीजिए आप x की 2 वैल्यूज आ गई, a1 और दूसरी वैल्यूज आ गई a2। तो x इक्वल टू a1 पर, ठीक है, अगर ये वैल्यूज ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव है, इसका मतलब पॉजिटिव आने का मतलब मिनिमा, दैट इज एट x इक्वल टू a1 फंक्शन है मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। और अगर मान लीजिए नेक्स्ट पॉइंट लिखता हूँ बेटा यहाँ पे, चौथा पॉइंट हो गया, पांचवा पॉइंट, इफ सेकेंड डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू, अब दूसरी वैल्यूज देखिए, x इक्वल टू a2, तो ये वैल्यूज नेगेटिव आ रही है, तो ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एट x इक्वल टू a2 फंक्शन है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। आपने क्वेश्चन में x की क्या वैल्यू आई थी, 2 आई थी, ठीक है। तो इसका मतलब सेकेंड डेरिवेटिव देखिए क्या है आपका, पॉजिटिव। पॉजिटिव आने का मतलब क्या हो गया कि फंक्शन की वैल्यूज क्या होगी, मिनिमम होगी। और मिनिमम वैल्यूज अगर आपको निकालना हो तो y इक्वल टू, जैसे आपका क्वेश्चन क्या था, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। इसमें आप x की जो वैल्यू आई थी 2 यहाँ पुट कर दीजिए, तो y की मिनिमम वैल्यू आएगी 2 2 या 4, 4 इंटू 3 कितना आ जाएगा 12, और माइनस 36 और यहाँ प्लस 9। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, कितना आ जाएगा 12 और 9 21, 21 और ये माइनस 15। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है। इसमें क्वेश्चन और एक दो करते हैं, तो ये ध्यान रखना है कि किस तरह से, और ये कंडीशंस आप नोट करके रखिएगा। अब एक दो क्वेश्चन और करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा किस तरह से इसका एप्लीकेशन करना है। जैसे क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए ये दिया हुआ है, अमंग्स ऑल द पेयर ऑफ पॉजिटिव नंबर विथ सम 24, सम आपको 24 दिया, सम को मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सम इज 24, दोज हुज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। क्वेश्चन ये है कि ऐसी दो पॉजिटिव नंबर बताइए जिनका सम 24 हो और उनका प्रोडक्ट क्या हो, मैक्सिमम हो। प्रोडक्ट कह रहा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। 24 को इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड करिए, जिनका सम तो 24 हो और प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। उन दोनों नंबर्स को आपको बताना है। तो देखिए ये कैलकुलस का यूज है मैक्सिमम मिनिमम का। लेट
फर्स्ट नंबर bx, तो दूसरी नंबर क्या हो जाएगी, सेकेंड नंबर, ये आपका आ जाएगा सेकेंड नंबर 24 माइनस एक्स। क्लियर है। अब पहली नंबर x हो गई, क्योंकि दोनों का सम क्या है 24, तो एक x है तो दूसरा 24 माइनस एक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या दे रखा है, मैक्सिमम। तो इसका मतलब प्रोडक्ट p इक्वल टू x इंटू 24 माइनस एक्स, इसको मैक्सिमम करना है। मैक्सिमम या मिनिमम करने का तरीका क्या होगा, इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 24x माइनस एक्स स्क्वायर। अब p को मैक्सिमम करना है तो डिफ्रेंशिएट करिए, dp क्या सिखाया आपको, dp बाई dx, इसका डिफ्रेंशिएशन 24 माइनस 2x। ठीक है। अब आपको बताया पहले डिफ्रेंशिएट करिए, फिर इसको इक्वल टू क्या करना है, 0 फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dp बाई dx इक्वल टू 0। देखिए 0 करिए इसको तो क्या आ जाएगा आपका 24 माइनस 2x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया 12। ठीक। अब फिजिक्स में तो काम चल जाएगा, यहीं पे से ही आपके आंसर निकल जाएंगे, आगे कुछ करना नहीं होगा। लेकिन सही तरीका जो है वो 12 पे अभी हमें पता नहीं है कि ये वैल्यूज़ जो है p की वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम, उसके लिए सेकेंड डेरिवेटिव जरूर चेक करते हैं। तो फिजिक्स वाला के आंसर चूंकि ऑब्जेक्टिव में निकालना होगा तो यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। पहला नंबर 12 हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा 24 माइनस 12, वो भी 12 आ जाएगी। लेकिन चेक करने का तरीका मैंने क्या बताया, इसको 0 किया, x की वैल्यू निकाली, सेकंड डेरिवेटिव निकाली। सेकंड डेरिवेटिव मतलब ये जो रिजल्ट आया है पहला डिफ्रेंशिएट करने के बाद, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे। पिछले वीडियो मैंने बताया था सेकंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव d2p अपान dx स्क्वायर, देखिए 24 का तो 0 हो जाएगा और इसका क्या आ जाएगा -2। सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया, इसका मतलब एट x इक्वल टू 12 द वैल्यू ऑफ p इज मैक्सिमम, दैट मीन्स प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। तो सेकेंड डेरिवेटिव देखिए अभी कंडीशन लिखाया है था आपको d2i बाई dx स्क्वायर अगर नेगेटिव है लेस देन 0 का मतलब क्या होगा नेगेटिव, तो वैल्यूज क्या होगी मैक्सिमम। तो यहाँ देखिए आपका आंसर है 12 और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा सेकेंड नंबर भी आपका 12 हो जाएगा। तो इसका मतलब 24 के दो पार्ट हो गए, एक 12 और दूसरा भी 12 ही होगा, जिसका प्रोडक्ट क्या होगा मैक्सिमम। 12 और 12 का प्रोडक्ट कितना है 144। हालांकि 24 के आप ऐसे भी कर सकते हैं दो नंबर 20 प्लस 4, तो 24 तो हो जाएगा, लेकिन उनका प्रोडक्ट क्या आएगा 20 इंटू 4 80 आएगा, 144 ये मैक्सिमम है। तो इस तरह से मैक्सिमम मिनिमम का आपको यूज़ करना है। एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर मैक्सिमम मिनिमम पे। देखिए ये क्लास 12th में फिजिक्स का पहला चैप्टर है कूलम्स लॉ। डिवाइड चार्ज कैपिटल Q इंटू 2 पार्ट्स, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। सच दैट फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन देम इज मैक्सिमम, इस तरह से इसको दो पार्ट में तोड़िए जिनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होना चाहिए मैक्सिमम होना चाहिए व्हेन दे आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर। मान लीजिए अगर एक पार्ट इस Q के मैंने दो पार्ट किए, एक पार्ट Q है तो दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा Q माइनस Q। कह रहा है कि ये दो पार्ट इस तरह से इसको तोड़ना है कि इनका जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, नहीं दिया होता तो ऐसे भी हम लोग पॉजिटिव मानते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसको दो टुकड़े मैंने कर दिए। इनके बीच में अगर इन दोनों चार्ज को मान लीजिए एक चार्ज यहाँ रख दिया Q और दूसरा चार्ज यहाँ रख दिया Q माइनस Q, इसके बीच का डिस्टेंस दे रखा है R। कह रहा है कि इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वह मैक्सिमम होना चाहिए। तो चलिए फोर्स निकालते हैं। F इक्वल टू क्या आएगा बेटा K का मतलब समझ रहे होंगे आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁹ है। K Q1 Q2, तो ये हो गया Q माइनस Q अपान R स्क्वायर। देखिए अब मैक्सिमम मिनिमम का कैसे यूज है, फोर्स को मैक्सिमम करना है यहाँ, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए K अपान R स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा Q माइनस Q स्क्वायर, ठीक। अच्छा इसमें वेरिएबल क्या है ये पहले पहचानना पड़ेगा, तभी तो आप उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये Q तो गिवन है, हमेशा ध्यान रखिएगा जो गिवन क्वांटिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। ये हमने एक इसका पार्ट सपोज किया स्मॉल q, तो दूसरा पार्ट ये है, इसका मतलब स्मॉल q इज द वेरिएबल। तो डिफ्रेंशिएट जो हम करेंगे फोर्स को, तो
तो इसको स्मॉल क्यू के टर्म में करेंगे। इसका मतलब ये हुआ df बाई डी क्यू। ये ध्यान रखना, कैपिटल क्यू के रिस्पेक्ट में मत कर दीजिएगा। अब ये हो गया k कांस्टेंट है, r ये भी गिवन है तो ये भी कांस्टेंट हो गया। अब बचता ये है आपके पास, यहाँ देखिए ये कैपिटल क्यू तो कांस्टेंट है और स्मॉल क्यू ये वेरिएबल है और क्यू के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो क्या आएगा 1। जैसे आप x का x के रिस्पेक्ट में लिखते हैं 1, उसी तरह से q का q के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1 माइनस इसका देखिए x स्क्वायर का क्या होता था 2x, तो यहाँ q स्क्वायर का q के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 2q। ये आपका आ गया, ठीक। ये तो df/dq निकल गया और यही आपको सिखाया है। अब फोर्स मैक्सिमम होगा या मिनिमम, उसके लिए कंडीशन क्या है df/dq इक्वल टू 0 फॉर, इधर कर लेते हैं, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। दोनों के लिए ध्यान रखिएगा कंडीशन एक ही होती है। मिनिमा df/dq इक्वल टू 0। यहाँ देखिए k/r² q माइनस 2q इक्वल टू 0। ये तो कांस्टेंट है, ये तो चला गया 0 में। इसका मतलब ये हुआ q माइनस 2q इक्वल टू 0, दैट मीन्स q इक्वल टू q/2। अब देखिए फिजिक्स में तो यहीं तक सॉल्व करके काम चल जाएगा, लेकिन कंडीशन मैंने क्या बताई बेटा, सेकंड डेरिवेटिव भी निकालिए। सेकंड डेरिवेटिव यहाँ निकालेंगे तो क्या आएगा, जरा देखिए एक बार और डिफरेंशिएट करिए इसको, d2f/dq स्क्वायर इक्वल टू k/r²। ये देखिए कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा 0 माइनस इसका क्या जाएगा आपका q का 1 तो -2। तो फाइनली इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा -2k/r²। इसकी वैल्यू आपको पता है पॉजिटिव होती है, r डिस्टेंस है ये पॉजिटिव है, तो टोटल रिजल्ट क्या है नेगेटिव। और अगर सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो इसका मतलब फोर्स क्या है आपका मैक्सिमम है, और यही आपकी कंडीशन में दिया था। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो q है इसका एक पार्ट तो आया q/2 के इक्वल और दूसरा जो पार्ट आएगा q माइनस q/2, तो ये भी क्या आएगा q/2। इसका मतलब इसको इक्वली दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो उस केस में जो फोर्स होगा दैट विल बी मैक्सिमम, ठीक है। तो सेकेंड डेरिवेटिव से सिर्फ चेक करने के लिए है। हालांकि फिजिक्स में मैंने आपको बताया कि आपको करने की ज़रूरत IIT वगैरह क्वेश्चन में पड़ेगी, नीट के क्वेश्चन में कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 11th-12th में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन प्रोसेस आपका यही है। अगर मैथ के क्वेश्चन आप करेंगे तो पूरा प्रोसेस को आपको फॉलो करना पड़ेगा, वहाँ पर रिजल्ट नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया मैक्सिमा मिनिमा का एप्लीकेशन, और देखते हैं इस पर कुछ क्वेश्चंस आसान से थोड़े। जैसे एक क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाई s इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट इज फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा 4t² प्लस 5t माइनस 6। s आपका दे रखा है सेंटीमीटर में, s की यूनिट दे रखा है सेंटीमीटर और t का यूनिट दे रखा है सेकेंड, ठीक है। कैलकुलेट द इनिशियल स्पीड, पहली चीज़ ये पूछी गई, इधर ही लिख लेता हूँ। पहला इनिशियल स्पीड, और दूसरे पार्ट में पूछा गया है सेकेंड पार्ट में स्पीड एट t इक्वल टू 4 सेकेंड, स्पीड एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। देखिए डिस्प्लेसमेंट इज फंक्शन ऑफ टाइम, और अभी आपको बताया गया था कि अगर मैं ds/dt लिखूंगा, देखिए यहाँ से ds/dt, इसका मतलब क्या हुआ, चेंज इन स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्मॉल चेंज इन टाइम। तो ये चीज़ आपको क्या मिलेगा, स्पीड मिलेगा। यहाँ से आप निकाल लिए ds/dt, तो क्या आएगा 4 × 8 t प्लस 5, ये आपका स्पीड हो गई। लेकिन आपसे पूछा गया इनिशियल स्पीड, इनिशियल स्पीड का मतलब क्या हुआ है एट t इक्वल टू 0, तो यहाँ t इक्वल टू 0 पुट कर लीजिए, तो ds/dt एट t इक्वल टू 0, तो 8 × 0 प्लस 5, इसका मतलब क्या आ गया रिजल्ट बेटा 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि यूनिट दे रखा आपके क्वेश्चन में s सेंटीमीटर में और t सेकेंड में। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में देखिए क्या पूछा गया, स्पीड एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। स्पीड का ये तो जनरल एक्सप्रेशन आ गया, अब जो भी टाइम आपका इसमें पुट करेंगे उस पर्टिकुलर टाइम की स्पीड मिल जाएगी, मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड मिल जाएगी।
अब यहाँ लिखिए डी एस अपान डी टी एट टी इक्वल टू कितने पे निकालना है 4 सेकेंड। 4 यहाँ पुट करिए तो क्या आ जाएगा 8 इंटू 4 प्लस 5 तो कितना हो गया 32 प्लस 5 37 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो देखिए डिफरेंशिएशन का कैसे यूज़ करके हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है, और वो भी स्मॉल टी। अच्छा इसका फुल फॉर्मेट क्या है इंस्टेंटेनियस का, देखिए मैंने क्या बताया था आपको, इसका मतलब ये है लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डी एस बाई डी टी, इसको डेल्टा एस अपॉन डेल्टा डी, इसको ये 60 में लिख रहे हैं, ठीक है, तो इतना लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। और क्वेश्चन देखिए इस पर 2-3 क्वेश्चन इस पर करेंगे, क्लैरिटी और आएगी। अगला क्वेश्चन इसमें बेटा, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एट एनी टाइम टी इज गिवन बाई एस इक्वल टू आपको दे रखा है टी क्यू माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। ये डिस्प्लेसमेंट इस फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट मीटर में दे रखा है, एस की यूनिट क्या दे रखी है मीटर, और टाइम आपका दे रखा है सेकेंड में, ठीक है। फाइंड द वेलोसिटी व्हेन एक्सीलरेशन इज 0। क्वेश्चन ये है फाइंड वेलोसिटी व्हेन एक्सीलरेशन इज 0। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले वेलोसिटी पूछा गया है, ये डिस्प्लेसमेंट है तो डी एस अपॉन डी टी कैलकुलेट करिए, यही आपका क्या होगा वेलोसिटी होगा। तो यहाँ इसका डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर माइनस इसका आ जाएगा 12t प्लस 3, ठीक। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी को तो क्या मिलेगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी को क्या कहते हैं एक्सेलरेशन, इसको ऐसे लिख सकते हैं d2s अपॉन डी टी स्क्वायर या डी वी बाई डी टी, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा बेटा 6t माइनस 12, ये है आपका एक्सेलरेशन ए, ठीक। तो कह रहा कि उस समय वेलोसिटी बताइए जब एक्सेलरेशन क्या हो 0, तो एक्सेलरेशन को 0 करिए, ए इक्वल टू 0 गिवन है, इसका मतलब 6t माइनस 12 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू कितना आ गया आपका 2 सेकेंड। इसका मतलब आपको वेलोसिटी तब बतानी है जब टाइम क्या हो 2 सेकेंड। तो वेलोसिटी वाला इक्वेशन तो ये है ना, तो वेलोसिटी वाला निकाल लीजिए v एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। देखिए यहाँ पुट करिए तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 12 माइनस 12 इंटू 2 24 और आपका प्लस 3, तो ये कितना हो गया 24 माइनस साइन के साथ और प्लस 15, तो कितना आ गया -9, ये आपका आ गया मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर में दिया हुआ, तो -9 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी। ओके, नोट कर लीजिए इसको। और देखिए क्वेश्चन इस पे, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इज गिवन बाई y इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर माइनस डी टी टू द पावर 4, और आपसे कहा फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इनिशियल वेलोसिटी आपको बताना है एंड एक्सेलरेशन। तो ये आपका y डिस्प्लेसमेंट इस क्वेश्चन में दे रखा है, तो इसका मतलब dy बाई डी टी आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा वेलोसिटी। डिफ्रेंशिएट करिए, a कांस्टेंट है, आपको बताया था a b c d स्टार्टिंग लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट आर यूज्ड फॉर द कांस्टेंट एंड लास्ट लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट आर यूज्ड फॉर द वेरिएबल। तो a का 0 हो जाएगा, t का देखिए t के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1, यहाँ हो गया b, यहाँ क्या आ जाएगा 2ct और इसका आ जाएगा -4 dt क्यूब, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी पूछा गया है, चलिए, तो इसका मतलब वेलोसिटी किस टाइम पे पूछी गई है एट t इक्वल टू 0, v एट t इक्वल, इनिशियल का मतलब क्या होता है व्हेन t इक्वल टू 0, तो यहाँ t 0 पुट करिए, यहाँ पुट करिए, तो क्या मिल गया आपका v, ये एक रिजल्ट हो गया। दूसरे पार्ट में क्या पूछा गया एक्सीलरेशन। अब इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करिए तो आपको मिलेगा dv बाई डी टी, इसी को एक्सेलरेशन कहेंगे, इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका क्या हो जाएगा आपका 2c और यहाँ आ जाएगा -12 dt स्क्वायर,
फिर आपसे क्या पूछा गया, इनिशियल एक्सेलरेशन, इसका मतलब ए एट टी इक्वल टू 0, यहाँ पुट करिए 0 तो क्या आ जाएगा आपका 2c। ये आपका एक्सेलरेशन हो गया इनिशियल 2c और इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई v। ठीक है, नोट करिए इसको। एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें बेटा। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t इज गिवन बाई s इक्वल टू आपको दिया 3t क्यूब प्लस 7t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 8, s इन मीटर एंड t इन सेकेंड। फाइंड द एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1। ये आपको बताना है एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। चलिए, तो सबसे पहले अगर इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा ds अपॉन dt तो ये क्या मिलेगा हमें, ध्यान दीजिए, इसी को वेलोसिटी कहते हैं। इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा 9t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 5, 8 का तो 0 हो जाएगा। ये तो वेलोसिटी मिला, बट अपने को क्या चाहिए एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए एक बार इसको और डिफ्रेंशिएट करिए। आप ऐसे लिखिए d2s अपॉन dt स्क्वायर या फिर dv अपॉन dt, और dv अपॉन dt ही क्या है एक्सेलरेशन। अब डिफ्रेंशिएट करिए तो 18t प्लस 14 ये आपका आ गया। ओके, अब आपको पूछा गया एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड पुट करिए 1 तो ये होगा 18 इंटू 1 प्लस 14 तो ये होगा आपका कितना 14, 28, 4, 32, 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है।